सभी भगवतंशों को राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था और दोस्तों वह युद्ध अभी तक जारी है। उसके बाद शुरू हुआ इजराइल और हमास के बीच का युद्ध भी दोस्तों अभी तक जारी है और यह कहना है कि 2024 के अंत तक तीसरा विश्व युद्ध हमारे सामने होगा पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसा भविष्य मालिका की पुस्तक की भविष्यवाणियों में भी कहा गया है। इतना ही नहीं, नास्टेरडमस की भविष्यवाणियों में भी तीसरे विश्व युद्ध का यही समय हमें बताया गया है। और दोस्तों हैरान करने वाली बात तो यह है कि भारतीय ज्योतिषियों ने भी 2024 में ही इस प्रकार की घटना होने की संभावनाएं जताई है। इसके अलावा भी कई भविष्यवक्ताओं ने 2024 को ही तीसरे विश्व युद्ध का समय बताया है। अब इसकी संभावनाएं वर्तमान में हो रही घटनाओं से बहुत अधिक बढ़ चुकी है। अगर आपको भविष्यवाणियों पर भरोसा नहीं है तो आप इसे जियोपॉलिटिक्स अर्थात भू राजनीति से भी समझ सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स अर्थात विदेश नीति के अध्ययन की वह विधि जो भौगोलिक चरों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों को समझने, उनकी व्याख्या करने और उनका अनुमान लगाने का कार्य करती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2024 में हुई विभिन्न प्रकार की घटनाओं से क्या सचमुच 2024 के अंत में तीसरा विश्व युद्ध हमारे सामने होगा। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच 840 दिनों से जंग जारी है और इसीलिए 13 जून से स्विट्जरलैंड के बर्जन स्ट्रोक रिजोर्ट में पीस समिट की शुरुआत हुई। 2 दिन तक चलने वाला यह शिखर सम्मेलन जंग रोकने के लिए अब तक का चौथा समिट होगा। इससे पहले कोपेनहेग, जेद्दा और माल्टा में 3 समिट हो चुके हैं। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक स्विस अधिकारियों ने सम्मेलन के लिए 160 देशों को न्योता दिया था, जिनमें से भारत समेत करीब 90 देशों के लीडर्स या प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि कई बड़े देशों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहीं रूस को इस समिट के लिए आमंत्रण नहीं भेजा गया था और दोस्तों यही बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि रूस के अलावा चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील जैसे देशों ने भी इसमें शामिल होने से इनकार किया है। दोस्तों वर्तमान की बात करें तो रूस ने हाल ही में यूक्रेन को और यूक्रेन का साथ देने वाले देशों को एक चेतावनी दी थी, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से होने वाले हमले में जिन हथियारों का इस्तेमाल होगा, अगर वह हथियार किसी अन्य देश के हुए तो उस देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर पुतिन पश्चिमी देशों को यह चेतावनी दे रहे थे, जिसमें मुख्यतः अमेरिका का नाम सामने आता है। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी और पश्चिमी देशों से उनके दिए गए हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी थी। फिर इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ उसके हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे दी। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार अर्थात 31 मई को बताया कि इसमें यूक्रेन अमेरिकी ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल खार्किव को रूसी सेना से बचाने के लिए कर सकता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन इन हथियारों से रूसी सेना पर सीधा हमला कर सकता है, हालांकि इनका इस्तेमाल रूसी सीमा के अंदर नहीं होना चाहिए। रूस ने 10 मई से खार्किव में हमले तेज कर दिए थे। तो यहाँ पर दोस्तों अब रूस और अमेरिका के बीच में भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ दोस्तों केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि कई अन्य देश भी 2 भागों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि तीसरे विश्व युद्ध की घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों फ्रांस भी यूक्रेन के साथ है और वह इसका खुला समर्थन करता है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले महीने कहा था कि अगर यूक्रेन ने मदद मांगी तो वह अपने सैनिक वहां भेज सकता है। इसके ठीक एक दिन बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने भी कहा था कि यूक्रेन अगर चाहे तो वह रूस पर हमला करने के लिए ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने इन दोनों बयानों का विरोध किया था। इसके बाद ही राष्ट्रपति पुतिन ने 28 मई को यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को यह चेतावनी दी थी। पुतिन ने दावा किया था कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों के बाड़े के सैनिक लड़ रहे हैं और इन्हें सबसे ज़्यादा फ्रांस भेज रहा है। तो दोस्तों अब तक की जानकारी से आप समझ चुके होंगे कि केवल रूस और यूक्रेन के बीच में ही नहीं बल्कि इनका साथ देने वाले अलग अलग देशों के बीच में भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि दुनिया में एक और युद्ध चल रहा है, इजराइल वर्सेस हमास। दोस्तों इजराइल हमास जंग में अब तक 15,571 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। UN ने इजरायली हमलों में हुई इन हत्याओं को दुनिया के लिए शर्मसार माना है और इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में डाल दिया है। इजराइल पर लगे मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को देखते हुए UN ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इजराइल अब उन देशों में शामिल है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र अर्थात UN ने इजराइल के अलावा हमास और फिलिस्तीन जिहाद को लिस्ट ऑफ शेम सर्वनाक सूची में भी शामिल किया है। 12 साल तक लिस्ट ऑफ शेम में दोस्तों भारत का भी नाम रह चुका है।
2010 में भारत का नाम भी इस लिस्ट में जोड़ा गया था। दरअसल इस सूची में उन देशों को भी शामिल किया जाता है जो अपने देश में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहे हैं। तब भारत के अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों को भी इस लिस्ट में जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों पिछले साल ही इस लिस्ट से भारत का नाम हटा दिया और उन्होंने कहा था कि बच्चों की बेहतरी के लिए भारत सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और इस जंग के बीच में अरब सागर और 4 देशों में लगातार एक दूसरे की तरफ हमले बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूतियों के ठिकाने पर हमले करना शुरू कर दिया। इराक सीरिया पर हमले किए। इजराइल की सीरिया और लेबनान में किए गए हमलों में ईरानी फौज के कमांडर मारे गए। ईरान ने इनका बदला भी लिया। सीरिया में हमला किया गया। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में एक इमारत पर एयर स्ट्राइक की। ईरान ने इराक में इजराइल की खुफिया एजेंसी मिसाद के ठिकानों पर हमला किया था। पश्चिमी इराक में अमेरिका के एयरबेस पर ईरान के समर्थक चाले सिया गुट पर हमला किया गया। अरब सागर में हमले हुए जिसमें यमन के हूती विद्रोहियों ने अरब सागर में जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए और दोस्तों यह अभी तक भी जारी है। दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में हमने वीडियो में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन हमने यह भी जाना है कि अमेरिका और ईरान के बीच में भी तनाव कम नहीं है। लेकिन अब चिंता का विषय यह है कि इन देशों के अलावा कई और देश हैं जो आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं चीन और ताइवान के बीच चल रहे तनाव की। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून ने शनिवार 1 जून को ताइवान को चेतावनी देते हुए कहा कि चीनी सैनिक ताइवान को आज़ाद होने से रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी ताइवान को चीन से अलग करने का साहस करेगा उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐसा करने वाले अपने विनाश को न्योता दे रहे हैं। चीन और ताइवान का यह तनाव आगे चलकर क्या मोड़ लेने वाला है ये तो हम कह नहीं सकते, परंतु तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करने में यह तनाव अपनी भूमिका जरूर निभाएगा, ऐसा संभव है। दोस्तों वर्तमान में चीन का तनाव केवल ताइवान के साथ ही नहीं बल्कि अन्य देशों के साथ भी बढ़ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 2 जून को कहा कि यूक्रेन रूस जंग में चीन रूस का समर्थन कर रहा है। चीन के दखल से यह जंग लंबे समय तक चलेगी। जेलेंस्की ने कहा कि चीन का यह कदम दुनिया के लिए गलत संकेत है। इससे चीन की नीतियां भी गलत साबित होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका भी चीन पर यही आरोप लगा चुका है। वह लगातार रूस को हथियार दे रहा है। इसके लिए कई बार चीन को चेतावनी भी दी गई है, पर चीन इन आरोपों को खारिज करता रहता है। उसने कहा कि जंग में उसने किसी को भी हथियार नहीं दिए हैं और हथियारों के एक्सपोर्ट पर सख्त नियंत्रण रख रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन को बाधित करने के लिए रूस कई देशों को दिए जाने वाले कृषि, खाद्य और रासायनिक उत्पादों पर बैन लगाने की धमकी दे रहा है। रूस कई देशों से कह रहा है कि वे इस शिखर सम्मेलन में न जाएं। जेलेंस्की ने कहा कि शिखर सम्मेलन में चीन के शामिल नहीं होने से पता चलता है कि चीन किसको चाहता है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीन जैसा बड़ा स्वतंत्र शक्तिशाली देश पुतिन के हाथों में कठपुतली जैसा है। इतना ही नहीं दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन रूस को लगातार सस्ते ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। इसी ड्रोन से रूस को यूक्रेन पर बढ़त मिल रही है। इस साल अप्रैल में अमेरिका ने चीन पर रूस को क्रूज मिसाइल, ड्रोन इंजन और बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मशीन टूल्स प्रदान करने का भी आरोप लगाया था। तो दोस्तों इन देशों के बीच में तनाव कितना बढ़ रहा है ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक भारत का नाम किसी भी तरीके से क्यों नहीं आया है, तो आप जानते हैं कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और वह किसी भी देश से तनाव बढ़ाने की बात नहीं करता है। लेकिन अगर कोई देश आगे से यह चाहता है तो भारत उसको मुंहतोड़ जवाब भी देता है और ऐसा ही दोस्तों हमें हाल ही में देखने को मिला है। चीन ने दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम के समीप तिब्बत में सिगात्से एयरबेस पर अत्याधुनिक 20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। 27 मई को जारी सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। यह इलाका भारत के पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से केवल 150 किलोमीटर दूर है। भारत भी अपनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की रूसी निर्मित S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक S-400 को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के फाइटर जेट को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों चीन की बात यहीं खत्म नहीं होती है। दरअसल 7 जून को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। बैठक के बाद जारी हुए जॉइंट स्टेटमेंट में चीन ने कहा था कि वह
जम्मू कश्मीर में भारत की एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर विवाद रहा है। इस मसले को शांति के साथ यूएन चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के प्रस्ताव के तहत हल किया जाना चाहिए। भारत ने चीन और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने 13 जून को कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी देश को टिप्पणी या दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है, अर्थात उन्होंने चीन की बोलती बंद कर दी। अब दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे इस प्रकार के तनाव का खात्मा यही नहीं होता है। अभी हाल ही की एक ताज़ा खबर के अनुसार भारत के सबसे दक्षिणी छोर से 1350 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीच में मिले कोबाल्ट के पहाड़ पर कई देशों ने दावा किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस पहाड़ का नाम अपानासी निकितिन सीमाउंट है। ये भारत के बजाय श्रीलंका के ज़्यादा करीब है। भारत और श्रीलंका दोनों इसका खनन करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों हिंद महासागर में कोबाल्ट के पहाड़ पर कब्जे की अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल अथॉरिटी ने भारत की याचिका खारिज की है। श्रीलंका को मिला तो चीन भी इस पर कब्जा कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह विवाद भी अब बढ़ रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों चीन का तनाव फिलीपींस के साथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी हाल ही की एक खबर के मुताबिक फिलीपींस ने दावा किया है कि चीन ने 17 जून को साउथ चाइना सी में झड़प के दौरान कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला किया था। फिलीपींस की सेना ने गुरुवार को इसका वीडियो भी जारी किया। इसमें चीनी कोस्ट गार्ड फिलीपींस के सैनिकों को हाथ में हथियार लेकर धमकाते दिख रहे थे। दोस्तों चीन और फिलीपींस के बीच ये तनाव बहुत ही लंबे समय से जारी है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले बीते साल भी चीनी और फिलीपींस के जहाज़ों की टक्कर हुई थी। तब फिलीपींस के तटरक्षकों ने आरोप लगाया था कि चीनी कोस्ट गार्ड ने विवादित शोर क्षेत्र में उसके 3 जहाज़ों पर पानी की बौछार की और उनमें से एक जहाज़ को टक्कर भी मार दी, जिससे जहाज के इंजन को गंभीर क्षति पहुंची। दरअसल दोस्तों चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताता है, जबकि साउथ एशिया के कई देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया भी इस पर अपना दावा करते हैं। इस प्रकार से इन सभी देशों के बीच में भी तनाव बना हुआ है। दोस्तों अभी तक की वीडियो में हमने कई देशों का आपस में संबंध कैसा है इसके बारे में जान लिया है। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि चीन का तनाव कई देशों के साथ बढ़ रहा है। इसके अलावा रूस का तनाव भी कई देशों के साथ बढ़ रहा है। और दोस्तों अगर अमेरिका की बात करें तो वह भी कई देशों को एक साथ मिलाकर रूस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। और दोस्तों अगर भारत की बात करें तो कई देश भारत से नाराज़ हैं, लेकिन वह खुले तौर पर यह बात कह नहीं पा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके सामने आने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अब अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आपने एक बात नोटिस की होगी कि अभी तक रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो, अभी तक अगर किसी चीज़ की कमी है तो वह है दोस्तों परमाणु हथियारों के इस्तेमाल होने की कमी। अभी तक दोस्तों किसी भी देश ने एक दूसरे पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि दोस्तों एक दूसरे को उन्होंने ऐसी धमकियां जरूर दी है। दरअसल रूसी एजेंसी RIA ने पुतिन से सवाल पूछा कि क्या रूस परमाणु जंग के लिए तैयार है। तब रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हम फिलहाल परमाणु युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हमें अब तक इसकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, लेकिन अगर मिलिट्री या तकनीकी के आधार पर कहा जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं। अमेरिका इस बात को समझता है कि अगर उसने रूसी या यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजा तो रूस इस कदम को हस्तक्षेप के रूप में लेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस पर हमला हुआ तो परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे। इंटरव्यू में पुतिन ने आगे कहा, हमारे पास परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए मौजूद हैं। इन धमकियों के साथ ही दोस्तों एक बड़ी चिंता की बात यह भी है कि अब रूस और अमेरिका एक डील को बंद कर चुके हैं। इस डील के मुताबिक पहले वे एक दूसरे को परमाणु हथियारों की संख्या के बारे में बताते थे, अर्थात जो नए परमाणु हथियार बनते थे उनका एक दूसरे को ज्ञान होता था, अर्थात पूरी दुनिया को ज्ञान होता था। लेकिन दोस्तों अब उस डील के रद्द होने से यह ज्ञान एक दूसरे को नहीं होगा, अर्थात हमें भी नहीं पता है कि अभी अमेरिका कितने परमाणु हथियार बना रहा है, रूस कितने हथियार बना रहा है, यह भी हम नहीं जान पाते हैं जब तक वो हमें नहीं बता पाए। और दोस्तों इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो आप देख लीजिए कि 90% परमाणु हथियार इन दोनों देशों के पास मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया था तब क्या हुआ था यह भी आपको मालूम होगा। तो दोस्तों इस बारे में ज़्यादा आपको बताना तो बेकार की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं। दोस्तों अब जो जानकारी आप जानने वाले हैं उसके बाद तीसरे विश्व युद्ध का जो संकेत है वह और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाल ही की 2 खबरें ऐसी आई है जिनसे ये साफ हो रहा है कि अब इन सभी देशों के बीच में तनाव घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ने वाला है।
पहले हम बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच की बहुत ही ताज़ा खबर की। इसके बाद हम रूस की बात करने वाले हैं और इसके बाद यह वीडियो दोस्तों समाप्त हो जाएगा। और यह वीडियो आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 19 जून की बात है जब लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इजराइल को चेतावनी दी। नसरल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल के साथ जंग हुई तो वहां एक भी जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। इसके अलावा नसरल्लाह ने साइप्रस को भी हमले की धमकी दी। नसरल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल ने हमला किया तो हम जमीन, हवा और पानी हर तरफ से उन पर अटैक करेंगे। इससे भूमध्य सागर भी खतरे में पड़ सकता है। हिजबुल्लाह बिना किसी नियम और सीमा के लड़ने को तैयार है। हमारे दुश्मन जानते हैं कि उनकी कोई भी जगह हमारे रॉकेट से नहीं बच पाएगी। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि कई देश हमास के साथ हैं, जिनमें प्रमुख तौर से आतंकी संगठन उनके साथ हैं। इसीलिए दोस्तों अब इजराइल और आतंकी संगठनों के बीच भी युद्ध का तनाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने भी 19 जून को ही एक नए डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के मुताबिक अब अगर किसी भी देश ने उत्तर कोरिया या फिर रूस पर हमला किया तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। वीडियो में अभी तक की जानकारी से आप समझ चुके होंगे कि अगर तीसरा विश्व युद्ध 2024 के अंत तक हमारे सामने होगा तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं। आप समझ चुके होंगे कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में कही गई बात लगभग सत्य साबित हो रही है। दोस्तों अगर वर्तमान में हो रही कलयुग की घटनाओं से आपको चिंता बनी रहती है और तनाव बना रहता है तो आपके लिए एक सरल उपाय है कि आप YouTube पर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के वीडियोस देखें और उनके कहे गए शब्दों का मनन करें। इससे आप कम समय में इस तनाव से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा भविष्य मालिका से जुड़ी हुई भविष्यवाणियों के वीडियोस भी आपको सबूत के साथ देखने को इस चैनल पर मिल जाएंगे। भगवान कल के अवतार के जन्म से जुड़े हुए वीडियोस भी आपको सबूत के साथ देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसके साथ ही अध्यात्म और अंतरिक्ष से जुड़े हुए वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसी चैनल पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार की जानकारी हम आगे आने वाले वीडियोस में भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, पूज्य प्रेमानंद जी के वीडियोज़ों को देखें और उनके शब्दों का मनन करें। धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।